अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज की अपडेट आपसे शेयर करूंगा। आज नायब वज़ीर आज़म ने एक इजलास बुलाया जिसका मकसद था कि चीनी की कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जाए। शुगर मिल मालकान को तलब किया गया और कीमत एक माह के लिए फ़िक्स करने की हदायत की गई है। जबकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि शुगर माफिया जो है, शुगर शुगर का जो कार्टेल है, इसको बड़ा टेक्निकली जो है वो हैंडल करने की ज़रूरत है। मैं आई वाज सरप्राइज कि जब एक साहब जो मशीर हैं, जो किसी ज़माने में साफ़ी भी थे लेकिन पेट साफ़ी थे, ज़फ़र रहमान, उन्होंने कहा कि जी इनको बड़ा टेक्निकली हमें हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये ख़राबी पैदा करेंगे। कि गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जब ये बात करता है तो सूरत हाल की ख़राबी का अंदाज़ा अब बखूबी किया जा सकता है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस इजाज़ इसहाक खान ने आज जो उनका एक केस था रिगार्डिंग तौहीन अदालत जो सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला पर थी, काज लिस्ट मनसूख करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ तौहीन की कार्रवाई शुरू कर दी है। और उन्होंने कहा कि बेहतर था कि मेरी अदालत को बम रख कर उड़ाते थे, आपने तो मेरी अदालत को ही तबाह बर्बाद कर दिया। मुझे बताया जाए कि किस कानून और आइन के तहत आज की कॉज लिस्ट जो है वो कैंसिल की गई है, क्योंकि तौहीन अदालत का केस चल रहा था तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते थे। याद रहे कि ये वो केस है कि जिसमें सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की दरख्वास्त पर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद का सरदार मोहम्मद डोगर साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट से वहाँ पहुँचाए गए हैं, उन्होंने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया था विदाउट गिविंग एनी नोटिस। और जिस दिन वो हुआ और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी था, लेकिन ऑब्जेक्शन को मद्देनज़र ना रखा गया और लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जो अडयाला जेल में इमरान खान और उनकी बेगम के मुकदमात और उनकी जो मुलाकात है उस तनाज़र में केसेस को सुनेगा। सदर आसिफ जरदारी आज कोयटा पहुंच गए और उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी को हर कीमत पर हम ख़त्म करेंगे, लेकिन अफसोस ये है कि उस सूबे में इनकी अपनी हुकूमत है। जो बुख्ती साहब हैं, सरफराज बुख्ती साहब, उन्होंने ज्वाइन किया था इलेक्शन से पहले 2024 से पहले पीपल्स पार्टी को, और बज़ाहिर इनकी गवर्नमेंट है और आज तक जो है इस नाकस कारकर्दगी पर, नाअहली के ऊपर जो सूबाई हुकूमत है, ना उसका कोई जो है माजरताना बयान आया है, ना उसकी जिम्मेदारी कबूल की गई है सूबाई हुकूमत की तरफ से। इसके अलावा आज डिस्कस करेंगे कि कल आर्मी चीफ ने जो गवर्नेंस के गैप्स, जिसका मतलब है कि बैड गवर्नेंस, वर्स्ट गवर्नेंस या नाकिस गवर्नेंस, उसकी तरफ इशारे का मतलब क्या है, असल में वो किसको ये बात कह रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको कह के तो जिम्मेदारी का जो है वो सारा मलबा इन पे डाल दिया जाए, या फिर जो है इनको तंबीह की जा रही थी हुकूमतों को, चारों सूबाई और एक कौमी असम्बली की जो मरकज़ी गवर्नमेंट है। इसके अलावा आज ये भी डिस्कस करेंगे, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या अक्सरियती जमात PTI के तामुन के बगैर, उनके बैठने के बगैर दहशतगर्दी ख़त्म की जा सकती है। और इसके साथ ही जुड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा तमाम सूबाई और मरकज़ी गवर्नमेंट में कोई ऐसी सियासी कदावर शख्सियत है जिसको पूरा पाकिस्तान जो है, जिसकी आवाज़ पर लब्बैक कह सके। इंट्रोडक्शन को आएंगे। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले ही ब्रेकिंग हुई है कि हसन नवाज़ जो साहबजादे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के, लंदन की अदालत ने उनको 5.6 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना किया। ये जुर्माना उनको टैक्स की अदम अदायगी की वजह से दी गई है। इकबाल शाहिद साहब मेरे साथ होंगे। इकबाल शाहिद साहब, वेलकम टू द शो। सलीम भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और सफदर हसन यूसुफजई KPK से मेरे साथ होंगे स्काइप पे। ये वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के। जी इकबाल शाहिद साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए नायब वज़ीर आज़म ने आज इजलास तलब किया है और शुगर मिल के जो मालकान है उनको भी तलब किया है। कीमत को एक माह के लिए फ़िक्स करने की कोशिश बात की गई है, हदायत की गई है। जबकि इस वक्त 180-90 रुपये आपको पता होगा कि किलो सीमेंट बिक रही है, चीनी बिक रही है। और 3-4 माह कबल ही है जो को हुकूमत ने चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, आपको याद होगा। आपका टेक। बहुत शुक्रिया कि आपके इस जो आपने
मौजूद चुने हैं उसमें सबसे पहले यानी ऐसी चीनी का जिक्र आप कर रहे हैं, तो मैं हंस रहा था कि आपने देखा नहीं कि आपने कहा कि वज़ीर ने इजलास बुलाया और फिर महीने के लिए फिक्स कर दी गई है, यानी अवाम को बाकायदा बंद कर दिया, पाबंद कर दिया, हदायत की है, तो हदायत की है। अभी उन्होंने माना ही नहीं इनकी बात। आपको पता है कि हारून अख्तर की अपनी शुगर मिलें हैं, शहबाज शरीफ की अपनी है, नवाज शरीफ की, अच्छा आपसे बड़ी जरदारी साहब की सबसे ज्यादा है। इसको लीगलाइज किया है कि आप कहीं चीनी की कीमत कम ना हो जाए। अच्छा, आप देखें कि जो गन्ना है जिस रेट पर ख़रीदा गया है, कई तो मिलने खैर उन्होंने चलाई ही नहीं, क्योंकि पिछली दफ़ा कभी गन्ने की भी कीमतें लोगों को नहीं मिली, उनकी पेमेंट नहीं हुई। फिर आपने देखा कि जो रेट गन्ने का उसके हिसाब से जो शुगर की असेसमेंट होती है 15% प्रॉफिट के साथ, वो 67 रुपीज़ पर केजी है, और उस पर आप मुनाफा 15% लगा लें और उसको 70-72 रुपये से ज़्यादा नहीं बिक सकती। अगर कोई रियासत हो यानी कोई चेक एंड बैलेंस हो तो फिर आप कह सकते हैं कि 80 रुपये से ज़्यादा पाकिस्तान में चीनी नहीं बिक सकती। इससे पहले भी हुआ, यानी पीटीए के दौर में भी आपको याद होगा कि लास्ट दौर में जहांगीर तरीन ने कहा था मैं 67 रुपये चीनी मार्केट में दे रहा हूँ, और उसने दी भी थी। लेकिन यह है कि हुकूमत ने लास्ट में इन लोगों के फिर ज़ेर असर आ गई, तो फिर उन्होंने कीमतें मुकर्रर कर, फिर 120 रुपये बिके। इस वक्त आप मान नहीं सकते कि चीनी का जो सिलसिला है, अगर 1 केजी पर 1 रुपये की कीमत बढ़ाई जाए तो कितने यानी करोड़ हा का फ़र्क पड़ सकता है। चीनी पाकिस्तान में वो गैरतमंद तो ज़माना गुजर गया जब आपको पता है कि 4 आने चीनी महंगी हुई थी तो अयूब खान को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा, 10 पैसे 10 पैसे। अब असल में अवाम मार खा खा के ना उस हद तक चले गए कि रेजिस्टेंस तो रही नहीं, और अवाम के ऊपर जुल्म करने वाले जो हुक्मरान हैं उनके दिल में ज़रा बराबर कोई तरस भी नहीं है। आप तरस का लफ्ज़ इसलिए कि मज़ामत की तो कोई ज़रूरत है। तो इकबाल शाह साहब, ये चीनी बेचने वाले सारे तो हुक्मरान हैं, खुद है। यही मैं कह रहा हूँ। अगर आप अभी आपने 2 चीज़ें बताई हैं, आपने बताया चीनी एक्सपोर्ट की गई है, एक्सपोर्ट भी कई दफ़ा नहीं की जाती। आपको पता है इससे 2 साल पहले का स्कैंडल आया था कि कागजों में एक्सपोर्ट भी की गई थी, तो इम्पोर्ट भी की गई थी, रिबेट ले लिया जाता है। नहीं यही होती है चीनी, वो चीनी यहीं पे है, चीनी यहाँ ही एक्सपोर्ट शो करके रिबेट ले लिया, ऐसा ही है। अच्छा, चीनी यहाँ ही होती है, ये है बाकायदा तौर पर एक कार्टल, और जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज एक कार्टल है, 25-26 फर्मों का एक कार्टल बना हुआ है, तो उन्होंने रेट अपसाइड डाउन करने होते हैं। चीनी के लिए जाहिर है कि अगर हुकूमत में बैठे हुए लोग, वो अवामी नुमाइंदा जो हारून अख्तर साहब हैं, उनसे आप इस किस्म के फैसले देंगे तो अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखेगा। और ये तो बड़ी पुरानी बात है कि अगर हुक्मरान ताजर होंगे तो अवाम को सुख का सांस नहीं ले सकते। इस वक्त भी गन्ना जो है पाकिस्तान में तकरीबन 22% कम काश्त हुआ था, ये इनकी पेमेंट ना देने की वजह से। और इससे पहले हुकूमत को जो मर्जी अब गालियाँ निकालते रहे, उन्होंने उस वक्त अगर आप पैसे मिल के गेट के ऊपर CPR मिलती थी, तो पे चेक मिलता था, अगर आदमी को पेमेंट ना हो तो उसी वक्त FIR होती थी। अब फिर वो पुराना ज़माना लौटा है। मैं तो कई दफ़ा कई सालों से आपको इंतज़ामिया का हिस्सा रहा हूँ, मुझे पता है 6-6 साल 8-8 साल लोग CPR हाथों में लेके फिरते रहते थे। अब फिर वो दोबारा CPR भी तो सस्ते दामों बिकते थे, 15% या 20% या फिर वही खरीद लेते हैं। इस वक्त चीनी जो है ना जी, चीनी बाहर भी जा रही है, चीनी अंदर भी आ रही है। आपको पता नहीं कि आटा जो है इस वक्त जो ताजुर आटा सस्ता है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न खुद बेचारे ज़मींदार हैं, मज़लूम, जिन्होंने ठेके पर या इस तरह भारी पेट्रोल डीजल खर्च करके गंदम उगाई थी। उनके गंदम तो 2500-2600 रुपये बिकी है, 6,000 रुपये मंगवाई, और 423 अरब रुपये का मुबैना तौर पर डाका था। और वो आपने देखा कि किसी ने पूछा है और पता चला कि मसूफ के बाहर के मुल्कों में ये भी बता दीजिए, फेक न्यूज़ पीका करो ले जाना। अब ये कई लोगों ने बाहर अगर होटल बना रहे हैं, मुफ्त तो नहीं बना लिए, दिहाड़ी तो लगी, तो वजह क्या आपने देखी इतना बड़ा जो आप बता रहे हैं कि 20 से 22% कम गन्ना जो है काश्त किया गया है, जरा मैं हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दीजिए कि जो हाल इस हुकूमत ने पिछले साल आटे की जो है गंदम के ऊपर काश्तकारों के साथ किया था, आपके पास कोई है रिपोर्ट कि इस साल जो है गंदम कितनी कम काश्त हुई है? जो काश्त आई है हुकूमत को मुताबिक आ रही है, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल काश्त की बात कर रहा हूँ, काश्त 11% कम हुई है। 11% काश्त जो है इस वक्त गंदम जो है 11%। ये ऑफिशियल डाटा बता रहे हैं? हाँ सही बता रहा हूँ। अच्छा, ये 11% कम हुई है क्योंकि सर्वे होता है। और आपको पता है कि इसका तरीका कर क्या है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो बाकायदा से गिरदावरी करता है कि आप क्या। अच्छा, लोग जो भागते हैं कभी बेचारे आलूओं की तरफ वो खत्म हो जाते हैं, कभी गंदम की तरफ भागते हैं। और जब इन्होंने हाइब्रिड राइस आप उगाए हैं तो आपको पता है कि राइस का जो रेट 4,000 से फिर 2500 रुपये पर आ गया। यानी जिम्मेदारों को अगर आप कोई मॉडल अडाप्ट नहीं करेंगे, जिस तरह इंडिया है,
इंडिया के जो फार्मूला है वो बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है, उसको अगर ये लेकिन कर लें वो पहले कीमत मुकर्रर कर देते हैं। अगर हो जाए जिस तरह हमारी 4000 है इस वक्त सिंध में 4100 रुपए पर उन्होंने अनाउंस कर रहे हैं, अगर हो जाए तो फिर गवर्नमेंट मैंडेटरी है, खरीदनी पड़ती है। बेशक समुद्र में फेंकें, स्टोरों में रखें, 10 साल मनसूबा बनाएं, नए यानी गोडाउन बनाएं। तो वजह इस हुकूमत का तो ये है कि इसी तरह डंग टपाओ पॉलिसी है, तो क्या कर सकते हैं। सलीम भट्टी साहब, क्या आपका स्टांस इसके ऊपर कि आज नायब वज़ीर आज़म ने इसका इजलास बुलाया, शुगर मिल मालकान को तलब किया है और उसके अलावा 1 माह के लिए फिक्स करने की हिदायत की है कीमत शुगर की। इकबाल शाह साहब फरमा रहे थे कि गन्ना कुछ कम पैदा हुआ है 20 से 22%। एक वजह यह है कि हमारे यहाँ शुगर जो है कम पैदा होगी और ये कीमतें बढ़ाने के चक्कर में है। लेकिन असल बात जो आपने खुद भी अपने बयानिए में फरमाई कि ये हुक्मरान जो है यही तबका तो चीनी का माफिया चला रहा है। ये चीनी की जखीरा अंदोजी हो, चीनी की चोरी हो, चीनी की प्राइस हाइकिंग हो, ये कौन सा दौर था जब कभी कोई अवामी हकूक थे? क्या कभी अवाम को इस बात का हक दिया गया है? क्या कभी किसी काश्तकार को इस बात का हक दिया गया है? आप नाम तो ले देते हैं मेरे भाई कि फलानी की इतनी मिले हैं, फलाने की इतनी मिले हैं, लेकिन आप देखें कि ये सभी लोग जिसका भी नाम लें आप, चाहे वो हमारी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, चाहे मुस्लिम लीग नून से हो या तहरीक इंसाफ से हो या काफ लीग से हो या अवामी नेशनल पार्टी से हो, ये सभी लोग तो हमेशा हर दौर में चीनी के ही हुक्मरान रहे हैं, कपास के हुक्मरान रहे हैं, कॉटन मिलों के हुक्मरान रहे हैं, ये टेक्सटाइल मिलों के हुक्मरान रहे हैं, ये गंदम एक्सपोर्ट करते हैं और ना भी एक्सपोर्ट करें तो गोदामों में पड़ी क्या कर देते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। पिछले जालिम हुक्मरान 8-10 साल को हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं। बड़ी साहब अगर 8-10 साल को देख लें तो हम तो एज ए मीडिया मैन शोर मचाते रहे हैं। एक बहुत बड़ी जो मैं समझता हूँ कि बदयांती सामने आती है वो यही होती है कि कभी गंदम और कभी जो है आटा या राइस इनके ऊपर जो है एक्सपोर्ट खोल दी जाती है। ये जब एक्सपोर्ट होता है या नहीं होता या फिर उसके ऊपर किकबैक्स ली जाती है तो उसके बाद जनाब होता है कि जी पाकिस्तान में ये चीज़ शॉर्ट हो गई, उसकी कीमत बढ़ गई। ये हुक्मरान तबका खुद इसी माफिया के साथ मिलकर एसओआर जारी करता है अपने मफादात के लिए, अपने तबकात को फायदा पहुंचाने के लिए। बदकिस्मती है कि हमें पाकिस्तान से लेकर आज तक हमारे इदारे भी जो हैं वो भी इनके साथ शामिल हैं, उनको भी आप इनसे अलग नहीं कर सकते कि आप किसी एक इदारे का नाम लें, ठीक है ना। और इदारों की बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है शाहिद साहब कि इदारों की अपनी मिले हैं, इदारे जो हैं वो कारोबार में लगे हुए हैं। अब इदारे जो इस मुल्क के तहफ्फुज के लिए आए हैं, इस मुल्क के अवाम को इंसाफ पहुंचाने के लिए कायम किए गए हैं, वो अब क्या तहफ्फुज दे रहे हैं कौम को? क्या हमारे मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो गया है? क्या इंतहा पसंदी रुक गई है? क्या तखरीब कारी खत्म हो गई है? क्या इंसाफ आम आदमी को मिल गया है? क्या लोग अच्छा बड़ी साहब मुझे बताइएगा, हाई कोर्ट के अंदर जाकर अपने आप को आग नहीं लगा रहे कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा? बड़ी साहब मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा कि एक साहब हैं उज़ैफा रहमान जिनके ऊपर करप्शन के भी केसेस थे आज से 5-6 साल पहले। ही यूज्ड टू बी अ जर्नलिस्ट और वो मियां मनशा साहब के पैरोल के ऊपर था। आज वो एडवाइज़र बन गया, लेकिन वो जिस चैनल लोगों को फ़ोन करता है और कहता है जी मेरे साथ जो है वज़ीर मुमलिकत लिखा जाए, एडवाइज़र ना लिखा जाए। आज उन साहब का बयान था कि जी आप जो है हम इनको सख्ती नहीं कर सकते हैं, ये कार्टेल है शुगर का और ये इनके साथ बड़ा टेक्निकली चलना पड़ता है। जब हुकूमती अहदेदार ये कहेगा, एडवाइजर कहेगा, टेक्निकली चलना पड़ेगा ना, क्योंकि हुकूमती अहदेदारों की, एहलकारों की अपनी मिले हैं। और जैसे इकबाल साहब फरमा रहे थे कि अपनी चीनी को तहफ्फुज देने के लिए कि कहीं खुदा ना खास्ता उसका रेट कहीं गिर ही ना जाए और कहीं मुकर्रर कर दो कि इससे नीचे तो जाएगी ही नहीं। ओ भाई मुकर्रर कर दी है तो आप 80 रुपए मुकर्रर करें, 75 रुपए मुकर्रर करें, 95 रुपए कर दें या 90 रुपए कर दें। ये क्या मतलब 180 रुपए तक आपके अंदर उसकी चीनी की कीमत ले गए हैं, आवाम पे जुल्म ढा रहे हैं। मैं तो आवाम से कहूंगा भाई खुदा के वास्ते छोड़ दो इस चीनी को खाना। क्या जरूरी है चीनी को खाना? क्या बगैर मीठे के हम गुजारा नहीं कर सकते? क्या हम चाय फीकी नहीं पी सकते? क्या हम अपनी मिठाइयां आपके इल्म में ये बात है जी? इकबाल शाही साहब से भी पूछूंगा, जो मुबैना तौर पर गुड़ बनाने पर भी पाबंदी है पंजाब में जी, तो इसीलिए पाबंदी लगाते हैं ना ये माफिया जो है
कि गरीब जो है मतलब वो किसान जो है अपना गुड़ बना ये बात के ऐसा नहीं है, ऐसी ये knowledge पैसे नहीं आपके देते उनको, मैं बताता हूँ पेमेंट ही नहीं होती क्योंकि ऑल्टरनेट तो फिर गुड़ है, ये शक्कर है ना जी। वजह है, दुरुस्त आप कह रहे हैं, गुड़ पर इस वक्त मैंने पाबंदी उस तरह की नहीं देखी जो अयूब खान के दौर में हमने देखी थी, बाद में तो पाबंदी लगती है, लेकिन वो फॉर द टाइमिंग होता है। अच्छा मुझे एक बात शाहिद साहब, एक बात का जवाब दीजिए, आईन पाकिस्तान क्या कहता है, कानून क्या कहता है कि कोई एडवाइज़र जो है, जो कि नॉन इलेक्टेड होता है, वो अपने साथ वजीर मुमलकत लिख सकता है? नहीं, कई दफ़ा ऐसा होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप एडवाइज़र हैं, एडवाइज़र ही है ना। नहीं मैं बताता हूँ ना, कई दफ़ा आप एडवाइज़र हैं या स्पेशल असिस्टेंट है, लेकिन नोटिफिकेशन में कई दफ़ा लिखा जाता है इक्वलेंट टू स्टेट मिनिस्टर। आप लिख तो नहीं सकते ना जी। नहीं, आप अगर हैं तो advisor। इक्वलेंट है तो एडवाइजर लिखेगा, लेकिन उनको मराहत मिलेंगे, मरात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन वो साहब जिनकी मैंने बात की है, वो जाने उनका काम जाने, बात तो ये नहीं नहीं, हम तो मीडिया वाले ना, हमें भी वो कहते हैं कि जी आप बुलाएं तो लिखें साथ उसके वजीर आप मुमलिकत। क्या कर सकते हैं? अच्छा, वो मांग रहे हैं बात ये आपसे। आइन क्या कहता है, आइन क्या कहता है इसमें? आइन ये कहता है कि अगर कोई सिविलाइज मुल्क हो तो आइन कहता है कि अगर आप वो ओहदे को, ऑफिशियल ओहदे को यानी सरकारी ओहदे को किसी और तरीके से किसी जगह इंट्रोड्यूस कराते हैं तो मस्ट बी सस्पेंडेड, मस्ट बी यानी प्रोरोब, एग्जीक्यूट एंड प्रोरोब। ये वजह मैं है बेसिकली ये जानना चाह रहा था कि एक एडवाइजर वजीर मुमलिकत तो नहीं हो सकता ना हो जी, सकता है। नॉन इलेक्टेड। मैं बताता हूँ, नॉन इलेक्टेड की बात कर रहा हूं। नॉन इलेक्टेड राणा सनावरा नॉन इलेक्टेड नहीं है, वो तो एडवाइजर है ना जी, भाई एडवाइजर विद द स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर है, स्टेटस है ना जी, स्टेटस की बात कर कोई रहा हूं। टेक्निकल सी बात वो है। उन्होंने वैसे बात कर दी है, लेकिन उन्होंने नहीं कहना चाहिए, मैं तो ये कह रहा लेकिन हूं। लिख तो नहीं सकते ना वो अपने आप बात को, ये है, मुमलिकत तो नहीं मैं लिख थोड़ा सा सकते। ना भट्टी साहब की बात को थोड़ा सा अगर इजाजत दे तो 1 मिनट लूंगा। इस वक्त आप कहते हैं जी इकबाल साहब, ये वो कार्टर, उसको आप बाईपास कर गए। कार्टर, कार्टर, आप स्टेटस कह सकते हैं, लेकिन वो वजीर मुमलिकत तो नहीं है। चलो ठीक है। कार्टर जो है, आप कहते हैं ना मेगा हुकूमत से ज्यादा तगड़ा कोई नहीं होता। मियाँ साहबान के अपने ज़माने की बात है, मैं बिल्कुल विटनेस हूँ। मियाँ साहब ये शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और मैं किसी जगह सरकारी ड्यूटी पर था। मैंने खुद, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, ना मेरे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई की। मैंने खुद उनकी 1-2 मिल जो है ना, वो सरकारी पेमेंट ना होने की वजह से आर्डर गया था वज़ीर आला का कि उसको सील करें, और ये उनकी एक अपने फैमिली की मिल हमने सील की थी, कोई हमारे खर्च नहीं हुए। वजह स्टेट में बड़ी ताकत होती है, आपको पता है कि मिल को सील करने की पटवारी काफ़ी है, SHO काफ़ी है, लेकिन स्टेट काम नहीं कर रही। और दूसरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी, भाई जहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसको जब्त कर लें, ये कोई कानून साजी की ज़रूरत तो नहीं है। वजह ये कि पट्टी साहब जैसा फरमा दुरुस्त है कि करेगा कौन सा अफसर ऐसी जरूरत करेगा? कवानीन तो सारे मौजूद हैं, अमल की बात है ना। हाँ, स्टेट में बड़ी ताकत होती है, ऐसी बात नहीं है। आज जस्टिस इजाज इसहाक खान इस्लामाबाद के इंडिपेंडेंट जज हैं, तगड़े जज हैं, उन्होंने कॉल जिस जो मनसूख करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर दिए कल के लिए सुबह 11 बजे के, और साथ में उन्होंने बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी कि मेरी कॉल लिस्ट कैंसिल करने से पहले बेहतर था कि आप मेरी अदालत को बम रख कर उड़ा देते, आप लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है। और याद रहे कि ये उस केस में है, मिशाल यूसुफ की बात है, मिशाल यूसुफ जी केस है, सुप्रीडेंट अडयाला जेल की दरख्वास्त पर। इसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब हैं कायम मकाम सरदार डोगर साहब, जी हाँ। उन्होंने लार्जर बेंच भी 1 दिन में बल्कि घंटे में तश्कील भी दे दिया, और इमरान खान की मुलाकात की जो भी एप्लीकेशंस आएंगी, जो वो आएगा, वो लार्जर बेंच 3 रुकनी जो है उसको डील करेगा। ये आपका टेक इसके ऊपर जी, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल पार्टी मार्शल के दौर में लड़ती रही है कि हमारे मुल्क में आज तक कानून की हुक्मरानी नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है, ना रूल ऑफ लॉ है। अगर हमारे वतन अजीज में तमाम अदालतें, तमाम जजेस कानून की हुक्मरानी को मद्देनजर रखते हुए, आइन की सुपरमेसी को फॉलो करते हुए फैसले करेंगे, एक्शन लेंगे, उनके फैसले बोलने चाहिए, उनके जहनी अक्कासी नहीं होनी चाहिए ख्यालात की कि हम ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे। चले शुक्र है आपने एक चीज पे लिस्ट चेंज करने पर आपने एक्शन लिया, तो मोहतरम मेरी आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान के उन तमाम मजलूमों के, गरीबों के, बेकसों के, बेवाओं के, लावारसों के जो केसेस आपकी अदलिया में और आपकी लोअर कोर्ट्स में साल से पेंडिंग चले आ रहे हैं, उसके बारे में भी कोई सुमोटिव लें, उसके बारे में भी कोई नोटिस लें, उनको भी तो इंसाफ पहुंचाएं। क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं है? बड़ी साहब, आप समझते हैं कि जिस मकसद के लिए सरदार मोहम्मद डोगर साहब को लाहौर हाई कोर्ट से वहां लाया गया था, वो मकसद पूरा कर रही है हुकूमत जी? देखिए जी, मैं इसके बारे में तो क्या कहूं, मतलब हुकूमत के क्या अज़ाइम है और क्या वो चाहती है और क्या मतलब जजों से काम लेना चाहती है, लेकिन और ये कौन उनके जजेस जो है मतलब हुकूमत के डिसीजंस जो हैं सपोर्ट करेंगे, मुखालफत करेंगे, तश्कील हाँ, और एक ये तो वक्त बताएगा। सुपरिटेंडेंट जेल के कहने के ऊपर, यानी कि जिसका काम सरकारी मुलाजिम का है कि हाई कोर्ट के जज के हुक्म को ओबे करना, अगर वो उनको चैलेंज करके बाईपास करके
फुल कोर्ट बनवा लेता तो फिर जुडिशरी कहाँ खड़ी है? जुडिशरी को अपने काम रूल ऑफ लॉ के तहत करने चाहिए ना। जब आइन की हुक्मरानी को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे तो इस तरह के एक्शन कहीं भी नहीं हो सकेंगे। ना कभी किसी सुप्रीम जेल की कोई हैसियत होगी, ना ही मतलब इस तरह के फैसले होंगे, ना ही इस तरह के अवामिल होंगे कि आपको और हमें जो बड़ी साहब इसका मतलब है कि बात करनी पड़ेगी। अब अडयाला जेल का है, बाकी भी कभी कभी मच जेल का आ जाएगा सुप्रीम, और कभी कोई आ जाएगा। वो तो फिर ये सिलसिला शुरू हो गया तो ना लामत नहीं है ना, सुपीरियर जुडिशरी तो फारिग होगी ना, लाजिमी बात है। मतलब बादशाह साहब ये मशा साहब यहाँ कहाँ से कहाँ हम जा पहुंचे, डिक्लाइन आ गया। जब आपको पता है डिप्टी कमिश्नर या मजिस्ट्रेसी का निज़ाम था तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर होता था, उसका नुमाइंदा 71 में असिस्टेंट कमिश्नर आया, उसका नुमाइंदा तहसीलदार, उनमें मैं उस आखिरी हिस्से में मैं शामिल हूँ। तहसीलदार जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल का मुआयना करता था। और ये है कि कहाँ आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का बेंच बना रहे हैं। आपको पता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का ग्रेड क्या होता है? 11वां, डिप्टी का 14वां और सुपरिटेंडेंट का 16वां, पता नहीं 17वां हो गया होगा। आप देखें बात पहुंची कहाँ तक है, हम जा कहाँ रहे हैं। वो चीज़ जो एक आम तरीके से आम छोटे लेवल पर, फिर बाद में एडिशनल सेशन जज बाकायदा तौर पर विजिट करते थे, किसी की हिम्मत भी नहीं थी। अब हाई कोर्ट इस्लामाबाद का मशाल यूसुफ जई को ऑर्डर किया गया कि सुपरिटेंडेंट जेल साहब मिलवाएं, तो उन्होंने नहीं मिलवाया, बल्कि आज तो मैं समझ बेबसी की आखिरी हद है। जो जस्टिस इसाक साहब जो है, एजाज इसाक साहब, उन्होंने जब ये कहा कि भाई आप चलो मेरा भरम ही रख लेते, आप 2 मिनट बुला लेते, और वो जो उन्होंने फिक्र इस्तेमाल की पाकिस्तान की जो तारीख है अदलिया की, इसमें बाहर लिखे जाएंगे शर्मनाक नहीं। जो उन्होंने क्लर्क्स भेजे अदालती, उनको भी नहीं मिलने दिया गया, नहीं मिलने दिया उनका। उन्होंने जिस तरह बेबसी दिखाई। इससे पहले आपने 6 जजों ने लेटर लिखा, आपने क्या कर लिया? आपने जस्टिस मंसूर अली खान बार बार लेटर लिख रहे हैं अपने चीफ जस्टिस को, उसने क्या कर लिया? वजह पाकिस्तान में इस वक्त अदालती निज़ाम कोलैप्स हो चुका है। पाकिस्तान के 2 सुप्रीम कोर्ट है, आपस में लड़ रहे हैं। तीसरे नंबर पर इस वक्त तमाम आईनी जो पटिशन है वो सुन रहे हैं, और उस पटिशन 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी जो है वो 26वीं तरमीम के तहत सारे केसेस सुन रहे हैं। इसमें आप कहाँ तक आप पहुँचेंगे? अब आप देखें जेलों में जिस आदमी के पास पैसे हैं या बदमाश है, आप मेरे साथ चलें और किसी अगर आप विजिट करना चाहें तो वो बाकायदा मोबाइल भी यूज़ होते हैं, वहाँ बैठ के पंचायतें भी होती हैं, वहाँ बैठ के फैसले भी होते हैं, वहाँ ज़मीनों का कारोबार भी होता है, वहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी वहाँ कर सकते हैं। मुझे याद है अब बैठे आज सफर अली जरदारी जब जेल में थे, यानी वो उनको भी हॉस्पिटल का भी 350 आदमी तकरीबन 300-350 का खाना पकता था, और वो तो सामने कोठी में भी रहते थे। और इवन उसके बाद ज़ुबैर साहब जो गवर्नर सिंध है रहे हैं, मुसलमान उन्होंने क्या कहा, उनका 150 से 200 बंदा लाहौर जेल में मियाँ नवाशी साहब के साथ तकरीबन मुलाकात का इतना घमसान होता था। अब आप देखें जब आपने कोई ऐसे फैसले, मैंने तो नेक्सी भी लाहौर कैंप जेल में देखी, जहाँ पे अब मोहतरमा सब कुछ था। अब आप देखें, नहीं तो आम बंदे कर सकते हैं। अब आप देखें कि 3 रुकनी बेंच है, ये चीफ जस्टिस साहब जो भी हैं उनकी मेहरबानी है, अदलिया को बचाना चाहिए। यहाँ तक पुकार पहुँच गया कि उस केस तो ट्रायल में है अभी। जस्टिस एजाज इसाक साहब ने कहा है कि दौरान समात डिप्टी जो रजिस्ट्रार, उसकी हिम्मत कैसे हुई, और उसको उन्होंने कर दिया है तो अदालत का लेटर वजह ये है कि अगर बुला भी लिया तो वो लेटर तो ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएगा। जब उनके चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच बना दिया, वो बकायदा सुनेंगे, वहां होगा क्या? पहले बता दें क्या होगा। अब पूरे जो रूल्स हैं ना जेल के मैनुअल, उस पर अमल होगा, यानी इस तरह वो अमल होगा। बल्कि होना ये चाहिए कि तमाम पाकिस्तान की जेलों का किसी कमीशन मुकर्रर करें। इस वक्त जेलों में कौन किसको मिल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। सिंध में आप देखेंगे जो स्पीकर साहब को सजा हुई थी, उन्होंने स्पीकर हाउस ही सब जेल करार दे दिया था। खुर्शीद अली साहब ने अपने सामने कोठी ले ली थी। वजह यह कि आप कर क्या रहे हैं, आपको थोड़ा सा ना अपने अदारों को बचाएं, ये सारे जज साहबान का फर्ज है। इकबाल शाही साहब, अकाउंटेबिलिटी की बात तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान में नहीं करनी चाहिए। जाहिर जो हालात हैं, क्यों बड़ी साहब, अकाउंटेबिलिटी की तो बात कानून की हुक्मरानी नहीं है, नहीं जिस को सजाएं नहीं है, 2 साल में और मासूम लोग जो हैं वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। जिस तरह 2 साल में कानून साजी की गई है, और जिस तरह नैब के पर काटे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर, उसके बाद आप जाहिर है कि कैसे कौन सी अकाउंटेबिलिटी की बात करें। 50 करोड़ तक तो
नैब पकड़ ही नहीं सकता करप्शन पे, इसको तो वो कुछ समझते देख रहे कानून तो कहीं भी नहीं है ना, कानून तो सिर्फ मेरे लिए है या आपके लिए है जो आम शहरी हैं या गरीब आवाम है, जो अशराफी है इस मुल्क की, उसका ताल्लुक किसी भी 50 तबके करोड़ से ज्यादा हो, एस्टेब्लिशमेंट तो से हो, ब्यूरोक्रेसी से हो, फंड सियासतदान हुक्मरान हो, ये सब बता उसे मुआवरा है, सब उसे मुबर्रा है, किसी का कोई एहतसाब नहीं है। अनफॉर्चुनेटली नैब भी पोलिटिसाइज सियासी- हो चुका टोटली। सियासी इंतकामबाजी है बस, और तो कुछ भी नहीं है। राइट। इकबाल शाह साहब, आसिफ अली जरदारी आज 4-5 दिन के बाद जो है कोयटा पहुंच गए। उन्होंने कहा दहशतगर्दी को हर कीमत पर ख़त्म करेंगे। काश के वो पासपोर्ट्स भी करते जो उनकी बज़ाहिर उनकी गवर्नमेंट है सूबाई सरफराज बुख्ती साहब की, लेकिन उसके ऊपर तो कोई नाम नहीं लिया जा रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जो सानिया के ऊपर सबसे बड़े कसूरवार ही बुख्ती साहब की गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की। आपका टेक? आपको पता है सरफराज बुख्ती साहब को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया था? जनरल हमीद गुल ने। उन्होंने लिखा अपनी किताब में, लिखा इनका नाम, ये अच्छा बरखुरदार है। और फिर वो आप जो उस कॉरिडोर में जब आया तो उसी जो नेट में चला गया जहाँ से वो आता है, वो जाता है, जहाँ वफाक में वज़ीर दाखिला रहा, फिर अब वज़ीर आला है, वो अवामी नुमाइंदा नहीं है। लेकिन उसकी तो बुख्ती फैमिली से भी कोई ताल्लुक नहीं, शाहजहां ने मुझे बताया, मतलब कोई रिश्तेदारी नहीं है उनके साथ। कबाइल तो है ना। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत जो है उसके लिए तो जहर है कि अब यहाँ तो एक बंदा बोलने की इजाज़त नहीं है। हम तो एज ए थिंक टैंक एडवाइस दे सकते हैं। मैंने प्रोग्राम में सुना, जो इस वक्त प्रोग्राम में डिस्कशन हो रही है, बलूचिस्तान की जो अनरेस्ट है, वहाँ जो दहशतगर्दी है, जो लोग उनको दहशतगर्दी के फैसिलिटेटर हैं या उनको भटकाया हुआ उन नौजवानों, जिस तरह उनकी वजह से पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के लोग शहादतें दे रहे हैं, सिविलियन शहादतें दे रहे हैं। आपने देखा कि फौज के कानवे पर हमला हुआ, कभी सुना था आपने? यानी एक कानवे पर हमला होता है तो आम आदमी कहाँ जा सकता है, उसको सिक्योरिटी तो कोई नहीं। फिर आपने कंटोनमेंट पर हमला बनों में देखा, इसका मतलब आम आदमी कहाँ है? 60% KP के और 60% सूबा बलूचिस्तान में इस वक्त आदमी जा नहीं सकता। और KP में कर्फ्यू लगा हुआ कोर एमरजेंसी में, आपको पता है। जो इस वक्त जरदारी साहब है ना, अब मैं कम अज़ कम लफ्ज़ों में ये कहूँगा, इस हुकूमत के साथ क्राइम पार्टनर हैं। वो बिल्कुल गलत कहते हैं। उन्होंने ही सूबा बलूचिस्तान उनका है, उन्होंने हुकूमत बनाई एज ए सौदाबाजी, उनको बलूचिस्तान की हुकूमत मिली, सिंध की मिली, कॉन्स्टिट्यूशन ओहदे मिले। और फिर यह है कि वो कहते रहते हैं जी हम तो नहीं 26 से तरमीम पास करवाई। इकबाल शाह साहब बंदर बांट गए ना आप इसको। अच्छा, बात है गए क्यों है वो? बात यह है कि ये इस वक्त जो बहस चल रही है, इस असम्बली जो वहाँ है उस पर रिजर्वेशन अख्तर मेंगल की हैं, अब्दुल मालिक की हैं, और आप देखें हिदायतुर रहमान की हैं, जो जमात इस्लामी के हैं। ये सारे लोग कहते हैं कि ये जो इस वक्त असम्बली में लोग मौजूद हैं, यहूदेदार हैं, बेशक वज़ीर आला वज़ीर हैं, ये इनकी बात उन लोगों ने नहीं माननी, बात भी नहीं कर सकते। ये उनके नुमाइंदे नहीं हैं, इनको बैठाया गया है। इसलिए वहाँ के तमाम लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए, बेशक वो इस वक्त असम्बली में हैं या नहीं हैं। जरदारी साहब को चाहिए कि वहाँ जाकर उन लोगों से भी रब्ता करें जो बिल्कुल असम्बली में नहीं पहुँच सके या हराया गया है। सबसे अहम बात यह है। भैया आपने कमाल बात की, मुझे आपकी बात पर हंसी भी आ रही है कि ये जरदारी तो उस माफिया का हिस्सा है कि जिसने हराया फॉर्म 47। ये कैसे मिलेगा उनको? यही है ना, आप मतलब अपने पाँव पे गुलाड़ी कौन मारेगा? इस वक्त वन लाइन देखें, ऐसा बड़ी बात वन कर रहे हैं, लाइन, मजे मैं आपके अभी भी तो हैं। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। वन लाइन आर्मी चीफ ने बेहतरीन वहां तकरीर इकबाल की शाह है। साहब बेनिफिशियरी कौन है? हाँ यही है, बेनिफिशियरी कौन है? आप एक एक लफ्ज पढ़ें जी जी। जो अलामिया जारी हुआ है उसमें आर्मी चीफ की वन लाइन सबसे हैवी है। वो अब आगे बात करते हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि उनसे मिले, वो क्यों मिले उनको? जैसे वो इनको फॉर्म 47 की PTI और ये जो बलोच रहनुमाओं की आपने बात की है, अब्दुल मालिक साहब की बात की है, अख्तर मेंगल साहब की बात की है, और हिदायतुर रहमान जो बात कर रहे हैं आप, ये क्यों मानेंगे इनको? इसी तरह जरदारी साहब को उनको मानेंगे तो अपना जो 47 के जिस तरह पे इनके ऊपर दाग लगते हैं वो तो फिर ज़ाहिर क्लियर हो जाएगा। क्यों मानेंगे उनको? बलूचिस्तान की हुकूमत इस वक्त मैं समझता हूँ अगर नेशनल काज को समझे, हुकूमत बड़ी कर ली, जरदारी साहब ने भी, मियाँ साहब ने कर ली। बलूचिस्तान हुकूमत को इस वक्त फौरी तौर पर हटाना चाहिए, वहाँ पर कौमी हुकूमत बनानी चाहिए। तमाम तो स्टेट ख्वाजा आसिफ कहता है कि जो बलूचिस्तान का वज़ीर आला वो तो सीना तान के खड़ा है दहशतगर्दी के सामने। ये परसों का किस जगह खड़ा है? सड़क पर खड़ा है, ये कोई नहीं सड़क महफूज तो है नहीं। वजह यह कहाँ खड़ा है, उसके राब्ता नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी बात, वो जो लोग भटके हुए हैं वहाँ तक उसकी एक्सेस नहीं है।
और दूसरा जो बलोच रहनुमा असम्बली में नहीं पहुंचे उन तक भी उसकी एक्सेस नहीं है। उस जबर से बैठाया हुआ आदमी जो है वहाँ अमन कायम करने के वो लिए इनको वो बुख्ती को मानने के लिए तैयार नहीं है जी, सरफराज बुख्ती। यही बात। राइट। तो बड़ी साहब, जिस दिन हमला हुआ उससे अगले दिन जरदारी साहब जो है पोलो का मैच के मेहमान खुसूसी थे और 3 दिन इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। हालांकि गवर्नमेंट इनकी थी, जैसी भी गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और उसके ऊपर जाहिर है कि उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। आज वो कोयटा पहुंच गए और आज उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दी को हर कीमत पर ख़त्म करेंगे। तो ये हुकूमत जो है, जैसे अभी ये कह रहे थे कि हकीकी नुमाइंदा जो बलोची हैं उनको ना आपने कल पार्लिमानी कमेटी में शामिल किया, जिनमें से सरफहरिस्त अब्दुल मालिक बलोच है, उसके साथ अख्तर मेंगल साहब हैं, हिदायतुर रहमान जमात इस्लामी के हैं। तो फिर यही सब कुछ आपस में अगर आप सब मिलकर ये कुछ करते रहेंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? पहले तो मोहतरम मुझे आप ये बता दीजिए कि आपने जरदारी साहब को कह दिया कि जी वो मिलकर माफिया बनाया हुआ है हुकूमत के साथ फार्म 47 वाला। जरा पीपल्स पार्टी के कितने लोग हैं जो फार्म 47 के तहत आए हैं बलूचिस्तान में, सिंध में या यही तो आप लोगों की आप मुझे ये बता दीजिए। मैं बता देता हूं आपकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का तो मैंडेट छीना गया है। पाकिस्तान पीपल्स पंजाब पार्टी में? के जी पंजाब में भी। पंजाब में तो आपका क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन इतना बेबस हो गया कि उसको हजारों वोट मिले, लाखों वोटों की बजाय? मुझे ठीक है ना, मैं आपको गायब हो गए। भट्टी साहब, पंजाब की किसी नशिस्त का कमरुज़्ज़मान कायरा समेत किसी नशिस्त का बता दीजिए जहां से आपकी नशिस्त नहीं, मुझे ये बताएं जो पीपल्स पार्टी के कारकुन आज जीत कर आए हैं आपका उनको ऊपर कौन सा मेन आदमी कमरुज़्ज़मान कायरा है पंजाब। कायरा साहब की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। वो तो कौंसल से वोट नहीं ले सका, वो आपका मौक़िफ़ है जनाब, ऐसी बात नहीं है। वो तो रिकॉर्ड बता रहा है ना जी। नहीं, रिकॉर्ड बता, देखें वही वोट ले रहे हैं ना, देखें। और अच्छे वोट पंजाब में आपका स्टेक है ही नहीं। आप रहे जरा बलूचिस्तान की तरफ, आपने तरफ आऊं, आप जिन अफराद का नाम ले रहे हैं, भट्टी साहब आपने जिसको गवर्नर बनाया है बलोचिस्तान, गवर्नर केपी के और गवर्नर पंजाब, ये दोनों भी हारे हुए हैं, ये माइंड में रखिएगा। आपके जो पंजाब में कोई सीट कोई स्टेक होल्डर नहीं है। इसी तरह आपने सिंध में जिस किस्म का ये मुझे ये बताइए आप ममानियत कहाँ है कानून में, आइन में, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर शख्स इलेक्शन हार गया किसी वजह से उसको किसी आपको हराया गया। देखो वो तजुर्बाकार लोग हैं, पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं। अच्छा, वो उधर से हार के इधर से आ जाए, उधर उनको अगर जिम्मेदारी दी गई है और कोशिश कर रहे हैं। जैसे माजी में हमारे दोस्त थे जंगीर बदर साहब, वो एक दफा इलेक्शन जीते, उसके बाद जब हारते थे उनको सेंटर बना दिया जाता था। तो इसका मतलब अवाम की जो चूजन रिप्रेजेंटेशन है उसको आप पॉलिटिकल जमातें चूजन रिप्रेजेंटेशन थी कब पाकिस्तान में? अच्छा, बलूचिस्तान में कब चूजन रिप्रेजेंटेशन होती है? वहां पर अवाम के नुमाइंदे आते हैं, जो सारे सरदार और वडेरे ही वहां पर जीत कर मान गए आप तो बलूचिस्तान में नहीं है इस वक्त। नहीं, तो मैं किसी और हवाले से कह रहा हूं, आप जिस एंगल से कह रहे हैं 47 या 45, मैं उस एंगल से नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अवाम के नुमाइंदे नहीं होते। मैं वो बात कर रहा हूं, अख्तर मेंगल साहब की बात कर रहे हैं, मैं वो बात कर रहा हूं जो आपकी लीडर कहा करती थी कि हमारा मैंडेट चोरी किया जाता है। आज आपकी जो पार्टी है, बिल्कुल हमारे हमारा मैंडेट चोरी ठीक है, हमारी सीटें उठा हम उनकी बात मानते थे, लेकिन आज आपकी पॉलिटिकल पार्टी उसी मुखालफिन के साथ शामिल होकर दूसरों का मैंडेट चोरी कर रही है। नहीं, कोई दूसरों का मैंडेट चोरी नहीं कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हकीकत को मानना चाहिए ना जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत का इस्तेकाम बनाना चाहती है। बलूचिस्तान की जो बलूचिस्तान होगी तो तरक्की होगी। मुझे एक वन लाइन आंसर दे दीजिए, बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्या अवामी मैंडेट के तहत बनी है? बलूचिस्तान में जिस तरह भी गवर्नमेंट बनी है मैं उसको इसलिए बेहतर मानता हूं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म, वहां पर आप पीपल्स पार्टी का मंशूर लेकर आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है दहशतगर्दी को खत्म करेंगे, इंतहापसंदी का खात्मा करेंगे, गुर्बत को खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। जब आपने बलूचिस्तान में दुनिया वहां से वडेरा शाही दुनिया का सबसे बड़ा सामना हो गया ट्रेन का, मंशूर तो पता नहीं कहां चला गया। आप क्या समझते हैं जी बलूचिस्तान की जो हुकूमत है सूबाई, वो अवाम की चूजन रिप्रेजेंटेशन है जी? इन्होंने कहा हम वडेरा शाही ख़त्म करेंगे। पीपल पार्टी में सिंध में तो सारे वडेरे हैं, क्योंकि उनकी तो जो तरीकाकार है उन अपने साथियों को साथ मराने का, उसमें कोई आदमी मुझे बता दें जो कोई गरीब हो। सारे बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, सारे गरीब था ना जी पहले। कौन? शर्जील मेमन। तो अब तो वो सईद गनी और मुर्तजा वहाब जैसे लोग नौजवान काम कर रहे हैं, वो गरीब नहीं है। मुर्तजा वहाब गरीब नहीं है जी, मैं आपको बता दूं। चलो खैर, गुर्बत को जरूरी भी नहीं है, मैंने पार्टी में होता है। एक भट्टी साहब की बात दुरुस्त है। देखिए, ये बात किया करें जी, जो सियासत में आकर अमीर हुए ये अमीर नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी हो, सुने
भट्टी साहब एक बात जो दुरुस्त, पंजाब पर आपने हमला किया है ना भट्टी साहब के ऊपर, वो मैं थोड़ा सा उनको रेस्क्यू इसलिए करूँगा कि आप देखें पंजाब में उनको शुरू जब से हुकूमत गई है उनको काम करने नहीं दिया जाता रहा। आज भी मुसीबत क्या है, आज भी कौन सी गवर्नर बादशाह साहब 2018 में कितनी सीटें मिली थी प्रोविंशियल असेंबली में? मेरी बात सुन लेना, साइजेबल थी ना जी, जब बेनजीर भुट्टो डिसेंडिंग है ना पीपल पार्टी के बगैर किसने बेड़ा गर्क किया पंजाब में? हमने किया, कई दफा आसिफ अली ज़रदारी ने किया ना जी। दफा एक वोट जो है ना हाँ। वो डिसेंडिंग होता है, वो बड़ा हैवी होता है। राइट, इस वक्त पीपल पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं रह सकती, ये तो मानते हैं आप, इसलिए सियासी तौर पर वो बार्गेनिंग कर सकते हैं। बार्गेनिंग सियासत में करना कोई हर्ज भी नहीं है। इस वक्त अवाम के हकूक पे सौदेबाजी बार्गेनिंग नहीं है सर, आई एम सॉरी। अवाम के हकूक का कहां से ले ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, बादशाह साहब हमने चार्टर को बेहतर करने के लिए जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, इसकी कानूनी आईनी हैसियत कोई नहीं है। ये अवाम के हकूक पर इन दोनों जमातों वो है ने सौदेबाजी की है। चार्टर ऑफ डकैती है, आप देखें चार्टर ऑफ डकैती, उन्होंने चार्टर ऑफ डकैती इसलिए किया था कि पहले था कि एक दूसरे को रिप्लेस करते थे, फिर उन्होंने सोचा कि इकट्ठे मिलकर करते हैं, इकट्ठे मिलकर लूटते हैं। हाँ। अब मैंने करते कहा। अब सूरत आ रही है कि आप देखें इस वक्त पीपल पार्टी के इख्तलाफात क्या है कि जो पंजाब में फंड एलोकेशन हो रही है वो नहीं हो रही, पीपल पार्टी को कंपनसेट नहीं किया जा रहा। अगर कंपनसेट करें, अगर हारे लोगों को भी करें तो जाहिर है पार्टी तगड़ी हो जाएगी। ट्रेन का सान्या हुआ उससे अगले दिन 9 अरब रुपया जो बिलावल जरदारी को शहबाज शरीफ ने दिया है। आपको पता है इस बात का? पता है मुझे। आज अनाउंस किया है, देखें आगे क्या होता है। नहीं, अनाउंस तो हो गया ना भट्टी साहब। नहीं देखो, अगर वो दिया है तो वो उनको जेब में डालने के लिए तो नहीं, वो जेब में जाएगा, वो जेब में नहीं तो जाने में जाता है। वो अवामी हकूक तो ये जो पीपल्स पार्टी में मुख्तसर जवाब दीजिए, ये पीपल्स पार्टी जो वीडियो की कैंपेन चलाती है मीडिया की और मुखालफत में 2-4 बयान देती है और पीछे हो जाती है, हमने इलेक्शन कैंपेन से अब तक देखा, ये अरबों की बात होती है, 9 अरब जैसे लिए चुप कर गए। सर दुआ करें कि सिस्टम ठीक हो जाए। पीपल पार्टी इस वक्त सख्त मैं समझता हूँ कि मुसीबत में है। मैं सही बता रहा हूँ, मुसीबत में नहीं है सर, मैं बताता हूँ उनकी मजबूरियां आप समझ। अगर अभी हुकूमत में जाते हैं, हुकूमत भी चली जाती है, अवाम में नहीं है। अवाम को छोड़े, अवाम कौन पूछता है? इस वक्त पीपल पार्टी का वर्कर अब कंफर्टेबल पंजाब में नहीं है। अगर हुकूमत से वो निकलते हैं तो उनके साथ इकबाल शेख साहब आप ये अजीब बात करते हैं। आपने वो वक्त देखा हुआ है जब पीपल्स पार्टी के लाहौर से 8-10 सीटें होती थी। अब इनका नाम लेवा कोई नहीं है, इनकी अपनी हरकतों की वजह से। पॉलिसी है, आपने सोचा नहीं। देख, एक सवाल तो मुश्किल नहीं, सिंध उन्होंने वहां मुस्लिम लीग नून नहीं है, पंजाब में पीपल पार्टी नहीं है, इसी तरह 18वीं तरमीम लाके वो आज कह रहे हैं कि जी मैंने सूबों को इंडिपेंडेंट किया, हालांकि वफाक को कमजोर किया गया है। 57% फंड आपको पता है एनएफसी वार्ड में जाता है, वो सारे बांट लेते हैं, वफाक पर तो कोई पैसा नहीं बचता। मैं ये कहता हूं ये फैसला जाते हैं तो आप उसकी भी दोनों पार्टियों का अवाम के खिलाफ एक साजिश है कि पंजाब आप ले लें, सिंध हमारे पास रहने दें, और ऊपर हम आपस में मिल के कोई ऐसा तरीका करेंगे कभी। तो फिर 8 फरवरी 2 बलोचिस्तान के भी होंगे में दे दिया हमें, फिर है ना, ऐसे ही दे दिया उन्होंने मिलकर कहा ना जी। अच्छा नहीं, बलूचिस्तान में तो आपकी कभी हुकूमत आई नहीं थी, ये तो हाइब्रिड। चलिए जो भी आई, हाइब्रिड भी आई है, अवाम के लिए कुछ बेहतर काम करने की कोशिश हो रही है। और भट्टी साहब मुझे बताइएगा आर्मी बेहतरी करेंगे, आगे चलते हैं, मुझे बताइएगा आर्मी चीफ ने कल जो गवर्नेंस के गैप्स और पैचेस की बात की है, असल में तो बैड गवर्नेंस की बात की उन्होंने, उनका इशारा किसकी तरफ था? मैं तो ये करूंगा कि आर्मी चीफ साहब का ये मैंडेट ही नहीं है कि उनको इस तरफ इशारा करना चाहिए था या उनका जिक्र करना चाहिए था। तो फिर उनका काम तो यही है कि मतलब वो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करें, जो दहशतगर्दी है, जो हमारी अंदरूनी खलफशार हैं, उसके ऊपर तवज्जो दें। असल काम उनका यही है। आर्मी चीफ का काम है हमारे वतन की हिफाजत करना। गवर्नेंस का ताल्लुक नहीं है, ये सियासी लोगों का काम है। आइन ने उन्हें मतलब इजाजत दी है और मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी फरमाएं आप इस मुल्क को कौम पर, और सियासत से आप दूर रहें। जिस तरह आप कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप इस किस्म के मतलब जो बयान आता है वो बना दें। और जो सियासतदानों का काम है वो सियासतदानों जो आपने बात की, तो लेकिन आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहां था, उन्होंने ये बात क्यों नहीं की? नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं की, हो सकता है उन्होंने की क्योंकि इन कैमरा इजलास था, कोई ऐसी तफसीलात उन्होंने बाहर ओपन नहीं की। देखिए इन कैमरा था, लेकिन एक मिनट उसका बाहर आ गया उस मीटिंग का, तो ये बात भी अगर होती तो फिर ऐसी बात है तो फिर मैं समझता हूँ कि वो निदारों की भी कमजोरी है जिन्होंने इसको बाहर आने दिया, तो बाहर तो नहीं आना चाहिए अगर इन कैमरा। इकबाल शाही साहब, अच्छा मेरा तो ख्याल ये जो गवर्नेंस के पैचेस की उन्होंने बात की है, गैप्स की बात की है, मतलब जाहिर है कि वो कह रहे हैं कि उनका डोमेन तो नहीं था ये, लेकिन बाजार ये नजर आ रहा है कि इस वक्त हाइब्रिड जो गवर्नमेंट है, इट इज हेडेड बाय द पर्सन हु इज सेइंग इट। तो ये मामला किसकी तरफ से जी?
बलूचिस्तान की गवर्नमेंट मेरा तो ये मरकजी ख्याल था गवर्नमेंट की जिनका तरफ- हक है, जो सुप्रीम कमांडर कौन है वो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान असफर जरदारी। राइट। उन्होंने जो जॉइंट सेशन में स्पीच किया जो सालाना की जाती है, हमारा ख्याल था वो हुकूमत को ये बात करेंगे, उन्होंने उन्होंने नहीं नहीं की। अब अच्छा, ये भी एक बैच आ गया, फिर गैप आ गया ना, आ गया 26 नवंबर which is को filled by आर्मी चीफ। 26 नवंबर को आपको पता है जो वाक़या इस्लामाबाद में डी चौक में हुआ, उसमें जब हमारे प्यारे वज़ीर आज़म ने कहा कि बहुत शुक्रिया आर्मी चीफ साहब का शुक्रिया अदा किया कि आपने यहाँ ये नज़म कायम किया है, क्योंकि लोग वहाँ मरे थे, लेकिन फौरी तौर पर आपने देखा रद्द फौज की तरफ से आया कि नहीं हम तो हुक्म के पाबंद हैं, ये लफ्ज़ था। जी पहले ही वो चार्जशीट तो वो ले लें। ये जो इस वक्त बैड गवर्नेंस की बात है, ये दूसरी चार्जशीट मैं इसे गिनता हूँ। ये बात अलग है कि कहना नहीं चाहिए था, उसका मैंडेट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में क्या मार्शल लगते नहीं रहे, तो इससे तो आखिर हुकूमती मिनिस्टर भी तो खुद कहते हैं हाइब्रिड रिजीम है ये तो। हाँ, ये लाइन दूसरी चार्जशीट है, बेशक इसको माने या ना माने। जी बड़ी साहब, लास्ट क्वेश्चन है। आसिफ जरदारी साहब ने भी तो अपनी जो पार्लियामेंट्री उधर स्पीच की थी ज्वाइंट सेशन में, उसमें भी तो पाकिस्तान की हुकूमत के जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही की थी ना, कि उनको किन सेक्टर में बड़ा बेहतर इंपॉर्टेंट काम करना क्वेश्चन है, चाहिए। टाइम खत्म हो गया बिल्कुल। क्या अक्सरियती जमात तहरीके इंसाफ के बगैर, उसको बिठाए बगैर, उससे निगोशिएट किए बगैर दहशतगर्दी पाकिस्तान में खत्म की जा सकती है? गैर क्या सियासी वो बयान आवाम के वोट लेकर अक्सरियती जमात बनी थी जो आप उसकी बात कर रहे जी, हैं? बिल्कुल वो नहीं, बनी थी बिल्कुल आप। गलत है। नहीं, ये उसको तो भी आप- establish- वो आरओ का इलेक्शन था, ठीक है ना, वो 18 रातों का रात था, मतलब 24 दिया का था। क्या था? उस वक्त कौन से थे वो फार्म थे जिनके तहत वो वजूद में देखो, आए थे? हुकूमत जी। की ये गलती तारीख में भी लिखी जाएगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आगे आएंगे। हुकूमत को इसका वेट करना चाहिए था, खास तौर पर अगर उनको नहीं ला सकते, बल्कि मैं तो ये कहता कि जाती ईगो छोड़ के इमरान खान को खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ से ले आते तो कोई हर्ज भी नहीं, नहीं। क्यों लेकर आते? किसके चलो, पैसे आप लेकर तो आते कहते हैं, मैं तो राइट बात का कर टाइम रहा हूं, खत्म हो गया, बात लेकिन कर रहा हूं। मैं और दूसरा ये है कि conclude उनको करते मुलाकात हुए- जो है ना करने देनी चाहिए थी, और अगर इसमें लेकिन पीछे मैं होती- कंक्लूड करते हुए फैक्ट्स को राइट रखने के लिए ये बताना अपने व्यूवर्स को जरूरी समझता हूं कि जाहिर है कि मतलब जो भट्टी साहब अभी बात कर रहे थे, उसका जवाब ये है कि जाहिर है कि आप जैसा मर्जी इलेक्शन उसे कहें, पीटीआई उसे कहती है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, लेकिन इवन देन अगर आप सीट्स के ऊपर भी आए और एमएनएस एमपीएस में भी आए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ द लार्जेस्ट पार्टी जिसको अवाम ने मुंतखब किया। गो कि उनको गवर्नमेंट नहीं मिली, वो एक अलग बात है। व्यूअर्स, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।